हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर का महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के 150 प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। उन्हीं 150 प्रश्नों में वो आपके प्रश्न इस बार भी आएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के आते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रशिक्षुओं की बैक लगती है वो सामाजिक अध्ययन और गणित में सबसे ज़्यादा लगती है, तो आप लोग सामाजिक अध्ययन और गणित पर ज़्यादा फोकस करिए। तो सामाजिक अध्ययन के मैं आपके जो 150 प्रश्न लेकर आई हूँ, इन्हीं में से आपके 15 नंबर के प्रश्न फंस जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपके जो डाउट्स होते हैं वो आपको पता है मैं वीडियो के एंड में क्लियर करती हूँ, तो वीडियो के एंड में आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु कब होती है? 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। कब होती है? 15 जून से 15 सितंबर तक। तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण, यानी उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं या पतंजलि हैं या गौतम हैं या जैमिनी है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हैं कपिल। उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो आपको पता है महाभारत को 2 नामों से जाना जाता है, जय संहिता और सत्यशास्त्री संहिता। ठीक है, जय संहिता और सत्यशास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर नंबर आ और बा सही है, यानी उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए 2016 में ये पूछा भी गया है। तो सत्यमेव जयते जो आपका है ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया था? मुंडोक उपनिषद से लिया गया, यानी मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट है, अस्तोमा सद्गमय लिया गया है तो अस्तोमा सद्गमय जो आपका है ये ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि आपके भारत में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, यानी सबसे पुरानी फसल कौन सी मानी जाती है? तो जौ और गेहूं सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। क्या? जौ और गेहूं सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। तो उत्तर नंबर आ और बा आपका दोनों सही है, इसलिए आपका उत्तर है सा। अगला है, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो का संबंध सिंधु नदी से है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है तो ग्रीष्म ऋतु से क्या संबंधित है? ये 15 मार्च से 15 जून होती है। ग्रीष्म ऋतु जो हमारी होती है ये 15 मार्च से 15 जून तक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता हैं तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। कौन है? राखलदास बनर्जी हैं। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो रावी नदी से है। किससे है? रावी नदी से है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो इनके जो उत्खननकर्ता हैं वो दया राम साहनी जी हैं, यानी उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। अगला प्रश्न है आपका, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ये जैसे आपने ग्लोब पढ़ा, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपकी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है।
तो उत्तर नंबर आ आपका सही है। क्या है? उत्तर नंबर आ आपका सही है, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए 2 बार प्रश्न आपका अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन उत्तर एक ही है। पहला प्रश्न ये था कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और किस तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यानी प्रश्न आपके अलग अलग तरीके से पूछ लिए, एक में उत्तरी ध्रुव कह दिया गया और एक में उत्तरी गोलार्ध कह गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर देखना है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ाया है, ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है, लेकिन उत्तर वही होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये मत वहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। सब आपके सिलेबस का ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है। भले ही प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछ लिया जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अभी देखिए 2 प्रश्न एक साथ देखिए दे दिया गया है। इसमें ये कह दिया गया कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, और नीचे में कह दिया गया कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। उत्तर आपका एक ही होगा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है आपका, प्रमुख शक्ति के साधन हैं। तो शक्ति के साधन आपको पता है कौन कौन होते हैं। कोयला भी होता है, विद्युत खनिज तेल भी होता है, लोहा इस्पात भी होता है, वायु एवं जल, सभी आपके शक्ति के साधन हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है? भूकंप होता है, बाढ़ होती है, सूखा होता है, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। यानी प्रकृति के द्वारा जो होती हैं आपदाएं, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे कि भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। पहला है, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। दूसरा है, इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। तीसरा है, ये हवाएं आवाज करके चलती हैं। और द है ये सभी। तो उत्तर नंबर आपका द सही है। यानी कि ये जो हवाएं होती हैं, जो पछुआ हवाएं होती हैं, ये उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। इनका क्षेत्र जो होता है वो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक होता है, और ये हवाएं आवाज करते चलती हैं। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। यानी ये सभी इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर और अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो वहाँ आपका रात होता है। क्या होता है? रात होता है। ठीक है, उत्तर नंबर आपका सही है। वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। अगला है, कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? तो ये अपने 2500 ईसा पूर्व में विकसित रूप में प्रकट होती है, हुई थी या होती है। अगला है, शीत ऋतु से संबंधित है। तो शीत ऋतु जो आपकी है ये 15 दिसंबर से 15 मार्च को तक होती है। ठीक है, कब होती है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, यानी कि शीत ऋतु यानी कि ठंड का मौसम पूछा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के संस्थापक कौन है? तो आपको पता है मौर्य काल के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो कुमार गुप्त प्रथम के काल में हुई थी। उत्तर नंबर आपका सही है। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उपनिषद की संख्या जो है वो 150 है, 105 है, सॉरी कितनी है? 105 है, सॉरी 108 होती है। उपनिषद की संख्या जो होती है वो 108 होती है। कितनी होती है? 108 होती है। उत्तर नंबर ब आपका सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपने पढ़ा था, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी, कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। इनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने वेदों को, एक वेद को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। अब आपको याद आ गया होगा कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी मैंने पढ़ा है। अगला है, रामायण के रचयिता कौन है? तो आपको पता है रामायण के रचयिता जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं।
और ये आपके प्रश्न टेट में भी पूछे गए थे। संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का जो संबंध है वो सामवेद से, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यावहारिक हवाएं मिलती हैं। तो जो व्यावहारिक हवाएं मिलती हैं वो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण की ओर मिलती हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है मैक मोहन रेखा का संबंध किससे है? तो जो मैक मोहन रेखा है वो भारत और प्राचीन से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध है। क्या है? बुध है। अगला प्रश्न है ठाणे चक्रवात है। तो ठाणे चक्रवात ये भारत का चक्रवात है। किसका चक्रवात है? भारत का। अगला प्रश्न है हरिकेन चक्रवात संबंधित है। हरिकेन चक्रवात आपका मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफून चक्रवात कहाँ का है? तो टाइफून चक्रवात आपका जापान का भी है, चीन का भी है, फिलीपींस का भी है, यानी कि उत्तर नंबर द सही है। सभी प्रश्न सही हैं आपके। अगला प्रश्न है विली विली चक्रवात कहाँ का है? तो विली विली चक्रवात आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। उत्तर नंबर आ सही है। जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है चक्रवात की विशेषताएं बताइए। तो अभी आपने पता या निम्न दाब से उच्च दाब की ओर होता है, इनमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। आ और बा दोनों इसमें सही है। तो इसका उत्तर है सा, यानी आ और बा दोनों आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश यानी कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो तैलप द्वितीय थे। कौन थे? तैलप द्वितीय थे। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है वर्धन वंश के संस्थापक थे। तो वर्धन वंश के संस्थापक, आप वर्धन से ही याद रखिए, हर्षवर्धन जहाँ पर आ जाए, जहाँ पर वर्धन लिखा है और हर्षवर्धन भी, यानी कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन थे। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। तो सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। ठीक है, उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? ये प्रश्न थोड़ा कट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैगस्थनीज किसके शासक काल में भारत आया था? तो मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आपका कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर नंबर आ आपका सही है। नेक्स्ट है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं और उत्तर नंबर दा आपका सही है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है कालिदास यानी अभिज्ञान शकुंतलम इन्होंने रचना इन्होंने की थी किसकी? कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? कालिदास तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? ये जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। ठीक है, और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो कालिदास जी और धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे। इन उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य भी था। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य भी था। ये विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उत्तर नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किन्हें कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है।
अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, तो श्री गुप्त जो हैं वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या है, तो मनुष्य ने पहला औजार क्या बनाया था, सबसे पहला औजार उसने कुल्हाड़ी बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो है तांबा। ठीक है। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में आग और पहिए दोनों का आविष्कार हुआ था। ठीक है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न किसने दिए थे, तो जैन धर्म के ये 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला है महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये मैंने आपको डिटेल में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया है। अगला है पिरामिड किसे कहते हैं, तो पिरामिड ये याद रखिएगा 2017 में पूछा गया। आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं और बाकी अलग से पूछे जाते हैं। अलग मतलब आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन रिपीट करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। इस चीज़ का आप अपने पिछले पेपर जो आपके हैं आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पिरामिड किस देश में है, तो पिरामिड आपका मिस्र देश में है। किस देश में है, मिस्र देश में है। ठीक है। अगला है पहिए का आविष्कार हुआ था, तो पहिए का आविष्कार जो आपका है वो नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, नवपाषाण काल में। उत्तर नंबर सा आपका सही है। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है, ऋग्वेद से। याद रखना गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न किसने दिए हैं, तो बौद्ध धर्म के हैं। बुद्ध धर्म, संघ और धर्म ये किसके त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के हैं। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कौन सा नाम है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनके लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि करना। ठीक है, क्या करना, कृषि करना। उत्तर नंबर दा आपका सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो बृहद स्नानागार जो आपका है मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो हमें कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसके ईंटों का अलंकरण जो है ये भी कालीबंगा से ही मिला है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो इनके लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। कैसी थी, उचित समतावादी थी। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा आपकी पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये कहा गया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी है रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, मैकमोहन
चीन से होती है शायद। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक। क्या तत्कालिक वर्णन है? 2015 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब 2015 के प्रश्न देखिए शुरू हो गए हैं। तो ये है राजनीतिक स्थिति का। उत्तर नंबर बाप का सही है। अगला प्रश्न है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, किसके बने थे? वे पत्थर के बने थे। आपने पढ़ा है कि आदि मानव जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे किसके बने थे? पत्थर के बने थे, इसीलिए तो पाषाण काल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर नंबर ये साहब का सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो आपको पता है कि रसायन शास्त्र जो है वो आपके विज्ञान में आता है, ना कि सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन में क्या क्या आता है? इतिहास आता है, नागरिक शास्त्र आता है और भूगोल आता है। तो उत्तर नंबर बा आपका सही है। रसायन शास्त्र आपके सामाजिक अध्ययन में नहीं आता है। सब 2015 के देखिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो पृथ्वी के मध्य से यानी बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। ये आपकी भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी अगर पूछ लिया जाए। अगर आपके ऑप्शन में विषुवत रेखा होगी तो आप विषुवत रेखा टिक करेंगे, अगर आपके ऑप्शन में भूमध्य रेखा है तो आप भूमध्य रेखा टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा होती है ये पृथ्वी के मध्य गुजरने वाली रेखा होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो यम ऐसा ग्रह है, इसको पहले बौना ग्रह भी कहते थे, इसको बौना ग्रह की स्थिति में अब रख दिया गया है। इसको पहले जो यम ग्रह था ये सौर परिवार में ही आता था। पहले सौर परिवार में 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए हैं क्योंकि 9वां जो आपका यम था इसको हटा दिया गया, इसको बौने ग्रह की स्थिति में रख दिया गया है। उत्तर नंबर 7 का सही है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है? तो इसका जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? देखिए 2015 में पूछा गया था, उसके बाद जो आपका बैक पेपर 2015 में हुआ उसमें पूछा गया, फिर 2017 में देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। सोशल साइंस के आपको बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न एकदम रट्टा मार लेने हैं। सोशल साइंस में बैक बहुत लगती है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। सोशल साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है, बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। और सोशल साइंस की जितनी भी क्लास थी मैंने लघु ले ली, अति लघु ले ली, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आज बहुविकल्पी मैं पूरा इस कंप्लीट करा दूंगी। 150 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, तो 150 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, इसमें से एक भी स्किप मत करिएगा। हो सकता है जो आपने स्किप कर दिया हो वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो स्किप मत करिएगा। और आज से आपके सोशल साइंस का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और आप खूब सारा रिवीजन करते रहिए क्योंकि आज से आपका सोशल साइंस का भी जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। भाई ग्राम पंचायत का जब गठन है तो वो एक गाँव के स्तर पर ही तो होगा, ग्राम के स्तर पर ही होगा। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वादी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उत्तर नंबर सा आपका सही है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी जी थे। उत्तर नंबर दा आपका सही है। अगला, सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है सूर्य के कितने ग्रह हैं? सूर्य के लगभग 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह होते हैं, और 8 ग्रहों को नाम आपको पता है क्योंकि मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अच्छे से रटा दिया है। अगला है, वे संख्याएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में
पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है, वो क्या कहलाती है? उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है कि भारत आपका जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है आपका भारत। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो देशांतर रेखा का दूसरा नाम मध्यमान रेखा भी है। उत्तर नंबर ब आपका सही है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, दोबारा पूछा गया, एक बार 2017 में पूछा गया था, अब 2015 में पूछा गया है, बार बार रिपीट करता है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो पुच्छल तारे हमारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गर्म गैसों के आकाशीय पिंड से बने होते हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है, तो इसकी व्यवस्था कैसी होती है? इसकी विकास खंड शासन के द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, उत्तर नंबर सा आपका सही है। 2015 में देखिए प्रश्न पूछा गया था। अगला है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो मैंने आपको कई बार चिल्ला चिल्ला कर अति लघुति प्रश्नों में बताया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। फिर है, बुध, शनि, वरुण, ये आपके ग्रह हैं, ना कि उपग्रह। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ के रहने वाले थे? शहरी के रहने वाले थे, यानी शहर के रहने वाले थे। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो हैं वो आपके ईंटों से बने थे। किसके बने थे? ईंट से बने थे। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्नानागार है। क्या है? स्नानागार है, स्नानागार है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण आपका कब होता है? पूर्णिमा को होता है। देखिए, दोबारा अब दूसरा प्रश्न भी यही पूछ लिया गया है कि सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या के दिन होती है। कब होती है? अमावस्या के दिन। तो फिर से एक बार बोलिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को होता है। तो आपको याद हो गया होगा। अगला है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह जो आता है वो वरुण है। सबसे दूर क्या है? वरुण है। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो है शुक्र। क्या है? शुक्र। एक सेकेंड रुक जाइए। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? हड़प्पा नामक स्थल जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सॉरी, पंजाब से। हड़प्पा है ना, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ से स्थित है? पंजाब से संबंधित है, क्योंकि हड़प्पा है, हड़प्पा के लोग कैसे थे? पंजाबी, तो सिंधु तो पंजाब से स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति थी वो कांसे की बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया जो है वो आपका ईरान से संबंधित है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है, पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या है? मैंने आपको अति लघु में पढ़ाया था, तो इसका जो फारसी शब्द है वो है पाटर। पिदर होता है शायद, इसका फारसी शब्द होता है पिदर। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, शायद पिदर ही होता है। ठीक है, उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते हैं। तो वैदिक काल में जो एक ही वंश के सभी लोग होते हैं उन्हें हम वंशज कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशज कहते हैं। उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो आपको पता है, ग्रह को हम प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागा था उसमें बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो उसके बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है,
ये सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, देखिए 2016 में पूछे गए हैं। अगला है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद आपके जैन धर्म का मूल आधार है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? तो राज तरंगिणी साहित्य जो आपका है ये धर्मेतर साहित्य है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला प्रश्न है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका रैमसन ने कहा है। किसने कहा है? रैप्सन ने कहा है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पुरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पुरा पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो आपकी क्या थी? आग की खोज थी। क्या थी? आग की खोज। अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार बार बार पूछा गया है ये प्रश्न और एकदम रट लीजिए। नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। उत्तर नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न है महापाषाण से तात्पर्य है। देखिए 2018 में पूछा गया था, 2015 में मैंने इसलिए कहा बार बार आपके ये प्रश्न रिपीट करते हैं। तो महापाषाण काल से तात्पर्य है पर्वत श्रृंखला से। किससे? पर्वत श्रृंखला से। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका गैर मान्यता विवाह है। गैर मान्यता विवाह क्या है? क्या है? ब्रह्मा विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापात्य विवाह या आर्य विवाह। तो जो गैर मान्यता विवाह होता है वो गांधर्व विवाह कहलाता है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक दूत कहलाते थे। ठीक है। अगला है बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। तो बुद्ध का समकालीन सम्राट जो है वो हम अशोक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अशोक को। अगला है राजुक थे। राजुक कौन थे? राजुक मौर्य शासन में न्यायाधीश को कहते थे। किसे कहते थे? जो मौर्य शासन में जो न्यायाधीश होते थे उन्हें हम राजुक कहते थे। ये मैंने आपको अति लघु उत्तरी में बताया था और ये सभी आपको प्रश्न रट्टा मार लेने हैं क्योंकि ये 2015 में पूछे गए हैं और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी छूटने नहीं चाहिए। अगला है सांची का स्तूप स्थित है। तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मैगस्थनीज थे। ठीक है। कौन थे? मैगस्थनीज थे। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला है शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया। कब चलाया गया? ये आपका कनिष्ठ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। उत्तर नंबर आ आपका सही है। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है। कौन अंतिम रूप देता है? तो प्रधानमंत्री अंतिम रूप देता है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जो आपका कार्यक्रम है ये दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है वो आपका यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपकी योजना 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी क्या कहलाता है? इसको हम मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है जिला में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिले में जो परिवार कल्याण के जो कार्य है वो आपके मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं। कौन कराते हैं? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं। उत्तर नंबर द आपका सही है। फिर है लीप वर्ष में फरवरी के कितने दिन की होती है? तो लीप वर्ष फरवरी आपकी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। वैसे आपकी फरवरी 28 दिन की होती है। तो उत्तर नंबर द आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी बताया था कि जो आपका लीप वर्ष है वो आपके 4 साल बाद आता है। कब आता है? 4 वर्ष बाद आता है। अगला प्रश्न है आपका कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। तो कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। उत्तर नंबर बा आपका सही है। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो चीन का जो प्रसिद्ध दार्शनिक जो था वो लाओ त्से भी था और कन्फ्यूशियस दोनों थे। तो सा उत्तर आपका सही, यानी आ और बा दोनों उत्तर आपका सही है। अगला है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। उत्तर नंबर सा आपका सही है।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो आपको पता है क्षोभ मंडल एक ऐसा ग्रह है जहां पर मौसमी घटना घटित होती है। उत्तर नंबर बा आपका सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? तो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामणी। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस हड़प्पा स्थल के कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कांस्य जो आपकी नर्तकी की मूर्ति जो है ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। उत्तर नंबर सा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है, तो ग्लोब होता है उसके दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। तो अगला प्रश्न है, एक सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे, रहने वाले थे, उनका मुख्य भोजन जो था वो गेहूं, चावल, जौ तीनों था। उत्तर नंबर द आपका सही है, यानी उपरोक्त सभी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि सोशल साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। मैंने ये 150 क्वेश्चन आपको कराए थे। आप खुद सोचिए कि क्या 150 क्वेश्चन में आपके 15 क्वेश्चन नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और रही बात आपके डाउट्स की, तो आज का कोई डाउट्स नहीं था, आपने कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज कोई भी आपका डाउट्स क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो कुछ बात मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि सोशल साइंस की मैंने सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी, लघु त्रि प्रश्न, अति लघु त्रि और ये आपकी बहुविकल्पी, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ और आपके SCRT के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, 50 में 50 नंबर लाने हैं, तो एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और जितना भी पढ़ाया है खूब रिवीजन करते जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, आप लोग एक गलती करते हो, अगर मैं कोई एक वीडियो दे देती हूँ आप उसी को देखते रहते हो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब उसी सब्जेक्ट की दूसरी वीडियो देती हूँ तो उसको आप कम देखते हो। ये क्यों करते हो आप लोग भाई? अब एक दिन में तो एक सब पढ़ा नहीं दिया जा सकता है। आपको अति लघु त्रि प्रश्न दूसरे दिन दिया जाएगा, बहुविकल्पी दूसरे दिन। भाई एक दिन में सब नहीं पढ़ा दिया, और ना ही एक दिन में आप सब पढ़ पाओगे। अगर आप लोग ये कर रहे हो कि कई सारी वीडियो देख रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।